गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए सीरीज़ चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न हैं इसमें इंपॉर्टेंट, इनके प्रैक्टिस करिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, जिनको नहीं पता है तो आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। ठीक है, मॉर्निंग में पेपर होता है और आफ्टरनून के बाद एक पेपर और होता है, हिंदी का होता है। ठीक है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के, यानी टोटल हो गए 200 प्रश्न। और ये 200 प्रश्न जो है वो 200 अंक के होते हैं। 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होती है, जैसे यूपीपीसीएस में होती है। तो इन दोनों को मिलाकर ही पास होना है। ठीक है, इसमें जीएस भी ज़रूरी है, हिंदी भी ज़रूरी है। तो हिंदी ये है जीएस का टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, 1920 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेसी बोस, सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र राय या आशुतोष मुखर्जी? देखिए, 1920 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रफुल्ल चंद्र राय। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक थे। इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है और वर्ष 1920 में इन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। तो भारतीय खाद्य निगम जो है एक सांविधिक निकाय है, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो 1965 इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना यानी स्टेम। गन्ना, शकरकंद, अदरक, आलू। किसका नहीं है इसमें? गन्ने का है, अदरक का है, आलू का है। ठीक है, शकरकंद का नहीं है, जड़ है वो। तो शकरकंद बी वाले ऑप्शन में है ना, बी होगा यहाँ। तो देखिए, गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है। ठीक है, इसका अंग जो है वो तना है, संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जो है वो जड़ होता है। सलजम हो गया, शकरकंद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब जड़ें हैं। देखिए, हवा में भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती होती है, अपेक्षाकृत कम सघन होती है और इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊपर उठाने की शक्ति होती है, या यह हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण का निर्माण नहीं करती? बताइए। हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जा रही है हीलियम को, क्यों दी जा रही है? क्योंकि यह हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण का निर्माण नहीं करती। तो देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो यह एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विस्फोटक का निर्माण करती है। हीलियम गैस के अक्रिय और अज्वलनशील होने के कारण इसे हाइड्रोजन के ऊपर वरीयता दी जाती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री तो होंगे इसमें, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी इसमें होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होते, यानी ए है इसका आंसर। तो देखिए, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के या राज्यों के मुख्यमंत्री, या जहां प्रशासक होगा वहां प्रशासक, और नीति आयोग के सदस्य भी जो है इसमें शामिल होते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है? आहूत कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो आहूत की जाती है।
और अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जब बैठक आ जाती है या बैठ जाती है तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। रेड पंडा जो है वो किस राज्य का राजकीय पशु है? उत्तराखंड, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। तो रेड पंडा जो है सिक्किम का राजकीय पशु है और विश्व में पांडा की जो है सिर्फ 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, विशालकाय पांडा और रेड पांडा। यह पारिस्थितिक परिवर्तन हेतु एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है और IUCN की रेड लिस्ट में यह इंडेंजर्ड, ठीक है, लुप्तप्राय यानी संकटग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या है? कृषि उपज व्यापार के लिए समग्र सेवा प्रदाता, श्रम एवं रोजगार हेतु निर्मित नवीन मंच, IT सेवाओं के प्रसार हेतु नई योजना या महिलाओं की सुरक्षा हेतु लॉन्च एक एप्लीकेशन। क्या है? प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। यह है कृषि उपज व्यापार के लिए समग्र सेवा प्रदाता। देखिए, केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, यह कृषि उपज व्यापार के लिए समग्र सेवाएं जैसे कि गुणवत्ता जांच, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स संबंधित सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया गया? 13 जिले। तो देखिए, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को जो है अलग करके उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया गया और इसी उत्तरांचल का वर्ष 2017 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करेंगे। सूची 1, यह है सूची 2। टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच के सामान। कौन उत्तर प्रदेश के नगर है? कौन किस लिए प्रसिद्ध है? मिला दीजिए। फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए है और लकड़ी के खिलौने हो गए वाराणसी से। ठीक है, तो एलिमेंट हो जाएगा क्या? D का 3 और B का 4। D का 3 है तो एक से कट गया क्योंकि 3 एक में ही है। ठीक है, D का 3, B का 4, A का 2, C का 1। तो देखिए, जो फिरोजाबाद है वो कांच के सामान के लिए, जो वाराणसी है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए, जो गोरखपुर है वो टेराकोटा के लिए, जो चिन्हट है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। गदर पार्टी की स्थापना से संबंधित वर्ष और स्थान की पहचान कीजिए। 1914, 1917, 1913, 1917। सैन फ्रांसिस्को लंदन, सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क। गदर पार्टी की स्थापना का जो वर्ष है वो है 1913, तो 1913 जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। ठीक है, एक से एलिमिनेट हो रहा है तो। और स्थान है सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाना था और इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। और गदर पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये प्रश्न बड़ा पूछते हैं एग्जाम में। सोहन सिंह भकना को याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना किसने की है और अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स का सवाल है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मिथिला मखाना को जो है भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया, यानी GI टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का ये भौगोलिक संकेतक टैग है मिथिला मखाना? नाम से पता चल रहा होगा, बिहार। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग या भौगोलिक संकेतक टैग जो है प्रदान किया है। एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो जाने के बाद जो है कोई भी अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के विकास दर में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? किस में देखी गई है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में।
तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक विकास दर में जो है वृद्धि देखी गई, जो कितनी है 11.43%। देखिए इन सभी टेस्ट का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगा आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में ही, यानी PDF पेड है। नंबर 14 पर आ जाइए। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी हैं? साक्षी मलिक तो इसका उत्तर हो नहीं सकता, अंडर-20 तो होनी वो, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। गीता फोगाट को भी हटा दीजिए। इसका उत्तर है अंतिम पंघल। तो हाल ही में हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघल ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और अंतिम पंघल ने कजाकिस्तान की एटलिन सागायेवा को हराया है गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और ऐसा करने वाली यह प्रथम भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। नंबर 15 पर आ जाइए। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज विश्व के किन हिस्सों को आपस में जोड़ने की परियोजना है? न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज पश्चिमी चीन को पश्चिमी यूरोप से, रूस से, ठीक है, पश्चिमी चीन को पश्चिमी रूस से, वेस्टर्न चाइना को वेस्टर्न रूस से। तो देखिए न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल, जो वर्ष 2013 में शुरू की गई थी, के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6 परियोजनाओं अर्थात आर्थिक गलियारों में से एक है। और यह पश्चिमी चीन को पश्चिमी यूरोप से, सॉरी, रूस से जोड़ता है। ठीक है, बार बार यूरोप का नाम आ रहा है। 14 नंबर का था, 15 नंबर का था, 15 दो हो गए। चलिए, यानी 21 हो गए इसमें सवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में बिजली क्षेत्र की एक नियामक संस्था है जिसे अर्ध न्यायिक स्थिति प्राप्त है, और यह एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग भारत में बिजली क्षेत्र की एक नियामक संस्था है जिसे अर्ध न्यायिक स्थिति प्राप्त है, और यह एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब आएगा नंबर 16। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो एग्रीकल्चर पर, जो दूसरी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ठीक है, और यह परियोजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, और पहली वाली हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बहुत पूछते हैं इसको। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल एवं पूंजीगत वस्तु उद्योग की स्थापना का जो है लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है आपको। चाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चाय एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है जिसमें थीन नामक तत्व पाया जाता है। यह एक सदाबहार किस्म का पौधा है, और चाय के पौधों में पाला सहन करने की क्षमता होती है। कई बार मैंने बताया होगा ज्योग्राफी के टेस्ट में, पाला रहित मौसम चाहिए इसको, पाला सहन नहीं कर पाते, ये मर जाते हैं पौधे। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। मज़े की बात यह है कि गलत अपने को ढूंढना है, तो सी है इसका आंसर, केवल 3 गलत है। तो चाय एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है, थीन नामक तत्व इसमें पाया जाता है। सदाबहार यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये उसका पौधा है जिसमें पाला सहन करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इसके लिए चाहिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता चाय के पौधे के लिए जो है लाभकारी होता है, और जल निकासी वाली मृदा। पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए खेतों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी की वायु का 78% भाग है। नाइट्रोजन तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है, और नाइट्रोजन की खोज रसायन वैज्ञानिक और चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने वर्ष 1772 में की थी।
बिल्कुल, जो नाइट्रोजन है 78% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा है। इसकी खोज की थी रसायन वैज्ञानिक और चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने ही वर्ष 1772 में। देखिए, नाइट्रोजन तीक्ष्ण गंध वाली गैस नहीं है। नाइट्रोजन एक गंधहीन और रंगहीन गैस है, रंगीन नहीं है। अमोनिया नहीं है जो इसमें से तीक्ष्ण गंध आएगी, नाइट्रोजन आई, गलत है। और सही ढूंढना है तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गंधहीन, रंगहीन, ना रंग है ना गंध है इसमें, ठीक है। आमतौर पर प्रकृति में एक अक्रिय गैस मानी जाती है ये, तो दूसरा वाला गलत है। और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी का 78% भाग बनाती है। इसकी खोज की थी रसायन वैज्ञानिक और चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो सकती है यानी CO सिगरेट पीने के कारण, धातु कर्म संचालन से, जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से। बताइए। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, तो ऑटोमोबाइल से तो निकलता ही है ये, जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से, सिगरेट पीने से भी, और धातु कर्म संचालन से भी। तो सारे के सारे इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, चाहे UPSC में आए या UPPCS में आए या समीक्षा अधिकारी में, सभी सही हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से, धातु कर्म संचालन से, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से और सिगरेट पीने के कारण उत्पन्न होती है। यह एक दहनशील गैस है और यह ईंधन स्रोत के रूप में काम कर सकती है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकती है। यह आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का उत्पादन करती है, जो ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है ये। और होगा क्या? होगा सिर दर्द, दृष्टिहीनता, हृदय रोग और श्वास जो है वो बाधित होगी आपकी। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन है, गंधहीन है, बिल्कुल नाइट्रोजन के जैसे। यह एक स्थायी प्रदूषक नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक रूप से वातावरण से हटा दिया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बताइए क्या आएगा यहाँ पर। वर्ष 1992, 93, 94 या 91। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग प्रश्न बन सकता है इन तीनों से। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। ये GS का टेस्ट था UPPSC RO ARO के लिए। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, UPPCS की भी और RO की भी। या नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए।